पिछली क्लास में हमने पाषाण काल का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड खोज व नामकरण से। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि भारत की ये सबसे पुरानी सभ्यता कोई एक दिन में या अचानक से नहीं मिली। नहीं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसमें कई दशकों का समय और कई महत्वपूर्ण लोगों का योगदान शामिल है। इस कहानी को समझने के लिए इस समय रेखा को देखिए। इसकी नींव रखी गई 1861 में, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की स्थापना हुई। लेकिन असली खोज का दौर कई साल बाद शुरू हुआ। साल 1921 एक ऐतिहासिक साल था जब दयाराम सहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई शुरू की। ठीक इसके अगले ही साल 1922 में RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इन दो बड़े शहरों के मिलने के बाद ये साफ हो गया कि ये कोई मामूली बस्तियां नहीं हैं। और अंत में 1924 में ASI के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने आधिकारिक तौर पर एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो जैसा कि हमने देखा, 1861 में ASI की स्थापना एक मील का पत्थर थी। इसी संस्था ने भारत के गौरवशाली अतीत को खोजने का बीड़ा उठाया। इसके पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने ही वो आधार तैयार किया जिस पर चलकर भविष्य में इतनी बड़ी खोजें संभव हो पाईं। अब देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये 3 नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें बिल्कुल याद रखना है। पहले हैं दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की। दूसरे RD बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। और तीसरे सर जॉन मार्शल, जिन्होंने इन दोनों खोजों के महत्व को समझा और 1924 में इस पूरी सभ्यता को एक नाम दिया, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जॉन मार्शल ने नाम तो दे दिया, लेकिन क्या इस सभ्यता को सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता ही कहा जाता है? जी नहीं। समय के साथ इसकी विशेषताओं के आधार पर इसे और भी कई नाम मिले। चलिए अब इसके अन्य नामों को समझते हैं और जानते हैं कि हर नाम के पीछे क्या तर्क है। तो इसके कई नाम क्यों हैं? आइए एक एक करके समझते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुरातत्व विज्ञान में एक परंपरा है कि किसी भी नई सभ्यता का नामकरण उस स्थल के नाम पर किया जाता है जहां उसकी खोज सबसे पहले हुई हो, और वो पहला स्थल था हड़प्पा। दूसरा नाम है प्रारंभिक नगरीय सभ्यता। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार सुनियोजित शहरों का विकास इसी सभ्यता में देखने को मिलता है। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन धातु मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी। उन्होंने अपने ज्यादातर औजार और बर्तन कांसे से ही बनाए। अच्छा, अब जब हमने इसके अलग अलग नामों को जान लिया है, तो आइए अब इसके समय और इसके विशाल साम्राज्य के विस्तार को समझते हैं। हमारा अगला खंड है काल व भौगोलिक विस्तार, और यकीन मानिए इसके आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। वैज्ञानिकों ने कार्बन 14 डेटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके इसका समय निर्धारित किया है, और जो तिथि सबसे ज्यादा मान्य है वो है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ये वो दौर था जब ये सभ्यता अपने चरम पर थी। इसके शहर फल फूल रहे थे। परीक्षा के लिए ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विस्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक इस सभ्यता से जुड़े हुए 1000 से भी ज्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है, और खोज अभी भी जारी है। ये दिखाता है कि ये कोई छोटे से इलाके में सीमित सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े भूभाग पर फैली हुई थी। एक और दिलचस्प बात, जब पुरातत्वविद खोजे गए सभी स्थलों को भारत के नक्शे पर अंकित करते हैं और उनकी बाहरी सीमाओं को जोड़ते हैं, तो एक ज्यामितीय आकृति उभरकर सामने आती है, और वो है त्रिभुज। इसीलिए इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार का आकार त्रिभुजाकार माना जाता है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर थी, और पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई करीब 1600 किलोमीटर थी। ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि उस समय की 2 और महान सभ्यताएं मिस्र और मेसोपोटामिया के कुल क्षेत्रफल को भी मिला दें तो भी सिंधु घाटी सभ्यता उनसे बड़ी थी। अब स्क्रीन पर जो तालिका आप देख रहे हैं, यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं।
आइए इसकी चारों सीमाओं को ध्यान से देखते हैं। इसका सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी स्थल है सुत्सागंडोर, जो आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। इन चारों स्थलों के नाम और उनके राज्य जरूर याद रखें। हर महान सभ्यता की तरह ही सिंधु घाटी सभ्यता भी नदियों की ही देन थी। सिंधु नदी तो इसकी मुख्य जीवन रेखा थी ही, साथ ही रावी, ब्यास, घग्गर, हाकरा और पौराणिक सरस्वती जैसी नदियों के किनारे ही इसके बड़े बड़े शहर बसे। इन्हीं नदियों से उन्हें पीने का पानी, खेती के लिए सिंचाई और व्यापार के लिए जलमार्ग मिलता था। लिपि व जानकारी का आधार। इसमें हम जानेंगे कि सिंधु घाटी के लोग लिखते कैसे थे, और अगर हम उनकी लिखावट को समझ नहीं सकते तो फिर हमें उनके बारे में इतनी सारी बातें पता कैसे चलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को चित्रलिपि या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वर्णों या अक्षरों पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसमें छोटे छोटे चित्रों और संकेतों का इस्तेमाल होता था। और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य भी है। तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान इस लिपि को पढ़ने में सफल नहीं हो पाया है। ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। तो यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है कि अगर हम उनकी भाषा को, उनकी लिपि को पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर हमें उनके नगर नियोजन, उनके समाज, उनके धर्म के बारे में इतनी सारी जानकारी मिलती कहाँ से है? इसका जवाब बहुत सीधा और स्पष्ट है। इस सभ्यता के बारे में हमारी समझ का एकमात्र आधार पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। चूंकि कोई भी लिखित दस्तावेज हमारे पास नहीं है जिसे हम पढ़ सकें, इसलिए हम पूरी तरह से उन भौतिक वस्तुओं पर निर्भर हैं जो हमें खुदाई के दौरान मिली हैं। तो ये पुरातात्विक स्रोत हैं क्या? इनमें शामिल हैं मोहरें, जिन पर जानवरों और लिपि के चित्र हैं। मिट्टी की तख्तियां मिली हैं। पत्थर, धातु और मिट्टी की बनी सुंदर मूर्तियां और खिलौने मिले हैं। तरह तरह के डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उनके शहरों के संरचनात्मक अवशेष, यानी उनकी इमारतें, दीवारें, सड़कें और नालियां। इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करके इतिहासकार इस महान सभ्यता की कहानी को जोड़ते हैं। इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य परिचय को विस्तार से समझा। अब हम इसके नगर नियोजन व सार्वजनिक भवनों के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अद्भुत नगर नियोजन से। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी बसावट नहीं थी, बल्कि ये प्राचीन दुनिया की सबसे उन्नत, सबसे सुनियोजित शहरी व्यवस्थाओं में से एक थी। इतनी जबरदस्त कि आज के बड़े बड़े शहर योजनाकार भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इस पूरे नगर नियोजन का जो आधार था वो थी ग्रिड योजना। अब जरा सोचिए, जैसे आज के आधुनिक शहर होते हैं जहां सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल सीधी समकोण पर काटती हैं, ठीक वैसी ही व्यवस्था हजारों साल पहले थी। और इसी ग्रिड योजना की वजह से पूरा का पूरा शहर एकदम व्यवस्थित आयताकार हिस्सों में बटा हुआ था। ऐसा लगता है मानो किसी ने पहले कागज पर इसका पूरा नक्शा बनाया हो और फिर शहर बसाया हो। अब शहर की संरचना को देखें तो वो भी बिल्कुल स्पष्ट थी। जो मुख्य सड़कें थीं वो सीधी और काफी चौड़ी होती थीं, और इन मुख्य सड़कों से जुड़ती थीं छोटी छोटी गलियां। ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक था पश्चिमी हिस्सा जो थोड़ा ऊंचाई पर होता था और किले जैसा बना होता था। इसे दुर्ग कहते थे। माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग या अमीर लोग रहते होंगे। और दूसरा था पूर्वी हिस्सा यानी निचला नगर, जहां आम लोग रहते थे। कमाल की बात यह है कि घरों को बनाने का तरीका भी लगभग एक जैसा था, जिससे पूरे शहर में एक रूपता दिखती है। और जानते हैं, इस शानदार योजना को हजारों साल तक टिकाए रखने का राज क्या था? वो था पक्की ईंटें। जरा सोचिए, उस समय में जब मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताएं धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से काम चला रही थीं, तब सिंधु घाटी के लोग आग में पकाई गई मजबूत ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। इन पक्की ईंटों का आकार भी बिल्कुल एक जैसा, एक निश्चित अनुपात में होता था। हर घर में आपको आंगन, रसोई और स्नानघर जरूर मिलता था। और इतना ही नहीं, पशुओं को रखने के लिए जो बाड़े बनाए जाते थे वो भी इन्हीं पक्की ईंटों से बनते थे। ये बाड़े दिखाते हैं कि वो लोग कितने व्यवस्थित थे। नगर नियोजन तो कमाल का था ही, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो है उनकी जल निकासी की व्यवस्था, यानी ड्रेनेज सिस्टम। ये उस दौर की इंजीनियरिंग और साफ सफाई के प्रति उनकी समझ का एक ऐसा उदाहरण है जिसका कोई मुकाबला नहीं।
ये सिस्टम बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से काम करता था। देखिए, हर घर के अंदर से, जैसे रसोई से या स्नानघर से, पानी एक छोटी नाली से होकर गली की नाली में जाता था। फिर गली की ये सारी नालियां शहर की एक बड़ी मुख्य नाली से जुड़ जाती थी और ये मुख्य नाली शहर का सारा गंदा पानी बाहर ले जाती थी। मतलब एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ नेटवर्क था। अब इस प्रणाली की कुछ खास बातें समझिए। पहली बात तो ये कि सारी नालियां पक्की ईंटों से बनती थीं। और सबसे जरूरी बात, ये ढकी नालियां थीं, मतलब ये खुली नहीं होती थीं। इन्हें ऊपर से पत्थर की सिलों या ईंटों से ढक दिया जाता था और फिर समय समय पर सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर निरीक्षण द्वार भी बने थे, बिल्कुल आज के मैनहोल की तरह। सोचिए, ऐसी ढकी नालियां और ये निरीक्षण द्वार वाली व्यवस्था उस जमाने के हिसाब से कितनी बड़ी बात रही होगी। अगर हम इसकी तुलना उस दौर की दूसरी सभ्यताओं से करें तो फर्क साफ नजर आता है। जहां एक तरफ मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी जगहों पर खुली नालियां हुआ करती थीं, वहीं दूसरी तरफ सिंधु घाटी में एक व्यवस्थित और ढकी हुई जल निकासी प्रणाली थी। और यही उनकी आधुनिक शहरी सोच का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब नगर नियोजन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ बड़ी सार्वजनिक इमारतों की। ये इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर के ढेर नहीं है, बल्कि ये उस समाज के संगठन, उनकी प्रशासनिक क्षमता और उनके सामूहिक जीवन का एक जीता जागता प्रमाण है। और इन इमारतों में जो सबसे मशहूर और सबसे शानदार है, वो है महान स्नानागार मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले इलाके में एक बहुत बड़ा आयताकार तालाब मिला है। आप इसे आज के स्विमिंग पूल जैसा समझ सकते हैं। इसे बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ और पानी लीक ना हो, इसके लिए इस पर बिटुमेन यानी डामर की परत चढ़ाई गई थी। तालाब में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां थी और इसके चारों तरफ कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बने हुए थे। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इस महान स्नानागार मोहनजोदड़ो का इस्तेमाल किसी खास धार्मिक मौके पर सामूहिक स्नान या किसी अनुष्ठान के लिए होता होगा। अगली महत्वपूर्ण इमारत है हड़प्पा विशाल अन्नागार, जिसे हम उस समय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कह सकते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही जगहों पर अनाज रखने के बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। खास तौर पर हड़प्पा विशाल अन्नागार में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कई कमरे बने थे और हवा आने जाने का भी बहुत अच्छा इंतजाम था, ताकि अनाज सड़े नहीं। ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल मुश्किल समय के लिए अनाज जमा करने या फिर टैक्स के रूप में मिले अनाज को रखने के लिए किया जाता था। ये दिखाता है कि वहां खेती बाड़ी बहुत अच्छी थी और समाज काफी संपन्न था। अब चलते हैं गुजरात के लोथल शहर की ओर, जहां हमें समुद्री व्यापार का एक ऐसा सबूत मिलता है जो हैरान कर देता है, और वो है लोथल डॉकयार्ड। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। ये पक्की ईंटों से बना एक आयताकार तालाब जैसा है, जहां जहाज आकर रुकते थे। इसमें जहाजों के आने जाने के लिए एक रास्ता था और पानी के लेवल को कंट्रोल करने की टेक्निक भी थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत आधुनिक थी। ये लोथल डॉकयार्ड इस बात का पक्का सबूत है कि सिंधु घाटी के लोग समुद्र के रास्ते दूसरे देशों जैसे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। और अब सार्वजनिक इमारतों की इस कड़ी में आखिरी महत्वपूर्ण सबूत हमें मिलता है राजस्थान के कालीबंगा से। ये है कालीबंगा अग्निकुंड। कालीबंगा और लोथल दोनों जगहों पर एक लाइन से बने हुए कई अग्निकुंड मिले हैं। इन कालीबंगा अग्निकुंड का मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस समाज में धार्मिक पूजा पाठ और यज्ञ का काफी महत्व था। और शायद ये पूजा पाठ अकेले नहीं, बल्कि सब लोग मिलकर यानी सामूहिक रूप से करते थे। तो इन सभी शहरों, सड़कों, नालियों और इमारतों को समझने के बाद एक सवाल मन में आता है कि आखिर इस सब का महत्व क्या है? ये सारी चीजें हमें उस सभ्यता के बारे में क्या सिखाती हैं? देखिए, इसका सबसे सीधा और साफ जवाब यह है कि इतनी जबरदस्त प्लानिंग और पूरे शहर में एक जैसी बनावट ये तभी मुमकिन है जब इसके पीछे एक मजबूत और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था काम कर रही हो। कोई ऐसी अथॉरिटी जो शहर बनाने से लेकर उसकी देखरेख तक सब कुछ कंट्रोल करती हो। ये सब कुछ बस यूं ही अपने आप नहीं हो सकता। तो इन सारी बातों से हम कुछ खास नतीजे निकाल सकते हैं। पहला, कि वहां के लोगों का जीवन बहुत अनुशासित था। दूसरा, कि वो समाज टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे था, चाहे वो ईंट बनाने की तकनीक हो या पानी निकालने की। और तीसरा और सबसे जरूरी, कि वहां एक बहुत ही अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था थी जो इतने बड़े बड़े काम करवाती थी। सिंधु घाटी के निवासियों का जीवन देखते हैं कि उनका सामाजिक ढांचा और उनकी धार्मिक मान्यताएं कैसी थीं। जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं
वे यही बताते हैं कि सिंधु घाटी के लोग एक बेहद शांतिपूर्ण और मुनज्जम जीवन जीते थे। खुदाई में हथियारों का न मिलना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये लोग शांतिप्रिय थे। जी हां, लोग शांतिप्रिय थे। उनका पूरा ध्यान व्यापार और एक व्यवस्थित समाज बनाने पर था। ज्यादातर इतिहासकार उन्हें द्रविड़ मूल का मानते हैं। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी का समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहले आते हैं विद्वान वर्ग, जिसमें पुरोहित और ज्ञानी लोग शामिल थे। फिर आता था योद्धा वर्ग, जिनका काम समाज की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर थे व्यापारी, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे। और आखिर में था श्रमिक वर्ग, जिसमें किसान और कारीगर आते थे, जो इस सभ्यता का निर्माण करते थे। इस सभ्यता की एक बहुत ही प्रगतिशील बात थी समाज में महिलाओं का ऊंचा स्थान। खुदाई में मिली बहुत सारी मूर्तियों और गहनों से ये साफ पता चलता है कि समाज में महिलाएं सम्मानित थीं। जी हां, महिलाएं सम्मानित थीं। उनकी सामाजिक और धार्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो इस सभ्यता को अपने समय से बहुत आगे ले जाती है। अब अगर उनके धार्मिक जीवन की बात करें तो सिंधु घाटी के लोग मूल रूप से प्रकृति के उपासक थे। वो उन सभी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे जो उनके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती थी, जैसे कि वृक्ष, पशु, सूर्य, जल और अग्नि। उनके पूजा के कुछ खास प्रतीक भी मिले हैं, जैसे एक मुहर पर पशुपति शिव जैसी एक आकृति मिली है, जो जानवरों से घिरे हुए हैं। इसके अलावा मातृ देवी की कई मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें उर्वरता यानी फर्टिलिटी की देवी माना जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह भी यहीं से मिला है, जिसे सूर्य पूजा का प्रतीक माना गया है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है, जिसे आपको याद रखना है। इतनी विकसित सभ्यता होने के बावजूद आज तक यहाँ किसी भी मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला है। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि लोग शायद व्यक्तिगत रूप से या फिर खुले में ही पूजा पाठ करते थे, किसी खास पूजा स्थल में नहीं। चलिए अब हम अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में। आखिर इतनी बड़ी सभ्यता की आर्थिक गाड़ी चलती कैसे थी? इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था 2 मजबूत स्तंभों पर खड़ी थी। एक था कृषि और दूसरा था व्यापार। कृषि जहां उनके जीवन का आधार थी और लोगों का पेट भरती थी, वहीं व्यापार ने उन्हें समृद्ध बनाया और मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से भी जोड़ा। वे लोग गेहूं, कपास, तिल और चने जैसी कई फसलें उगाते थे, लेकिन इन सब में सबसे मुख्य फसल थी जौ। हाँ, जौ, बार्ली ही उनकी प्रमुख फसल थी। और एक और खास बात, ये दुनिया में कपास उगाने वाले सबसे पहले लोगों में से थे। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की पहली सूती वस्त्र सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग बहुत ही कुशल व्यापारी थे। उनका व्यापार सिर्फ आसपास तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो समुद्री रास्तों से मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक व्यापार करते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत मेसोपोटामिया से मिली सिंधु घाटी की मोहरें हैं। और तो और मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु घाटी के लिए एक खास नाम का भी जिक्र मिलता है। मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा के नाम से पुकारा गया है। ये नाम मेलुहा इस बात का पक्का सबूत है कि इन 2 महान सभ्यताओं के बीच कितने गहरे और नियमित व्यापारिक संबंध थे। उस समय आज की तरह सिक्के तो थे नहीं, तो सारा व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था। याद रखिएगा, विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम, जिसमें चीजों के बदले चीजों का लेन देन होता था। इस लेन देन को प्रमाणित करने के लिए वो खास तरह की मोहरें इस्तेमाल करते थे। इन मोहरों पर जानवरों की आकृतियां और एक खास लिपि बनी होती थी, जो एक तरह से व्यापार की गारंटी का काम करती थी। चलिए अब इस सभ्यता के सबसे दिलचस्प पहलू पर एक नजर डालते हैं, और वो है उनकी कला और शिल्पकारी। सिंधु घाटी की कला का शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है ये नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य मूर्ति। ये मोहनजोदड़ो से मिली है और उस समय की धातु कला का एक बेहतरीन नमूना है। इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से बनाया गया था, जो उस दौर के हिसाब से काफी उन्नत थी। तो ये जरूर याद रखिएगा, नृत्य करती हुई बालिका का संबंध मोहनजोदड़ो से है। सिंधु घाटी के पुरुष और महिलाएं दोनों ही गहनों के शौकीन थे। वो सोने, चांदी, कांसे और कीमती पत्थरों से बने हार, कंगन और दूसरे आभूषण पहनते थे। खुदाई में मिले मन के कंघियां और काजल लगाने की सिलाइयां ये बताती हैं कि वो लोग अपने सौंदर्य के प्रति काफी सजग थे। उनके मिट्टी के बर्तन, जिन्हें मृदभांड कहा जाता है, वो भी उनकी कला का एक सुंदर उदाहरण है।
ये बर्तन आमतौर पर लाल मिट्टी के होते थे, जिन पर काले रंग से सुंदर चित्रकारी की जाती थी। इन पर अक्सर जानवरों, पक्षियों और अलग-अलग ज्यामितीय पैटर्न के चित्र बने होते थे। और अब एक सबसे जरूरी बात जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। वो तांबे और कांसे का इस्तेमाल तो बहुत अच्छे से जानते थे, पर उन्हें लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। इस बात को हमेशा याद रखें कि इस सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तो आइए आखिर में उन प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में एक बार फिर से देख लेते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को इतना खास बनाती हैं। पहला, उनका समाज बहुत ही संगठित और अनुशासित था। दूसरा, उनकी अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर संतुलित रूप से आधारित थी। तीसरा, उनकी कला और शिल्पकारी, खासकर धातु की कला, अपने समय से कहीं आगे थी। और चौथा, उनके समाज में महिलाओं को एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान मिला हुआ था। प्रमुख पुरातात्विक स्थल और वहां से मिले सबूत। तो चलिए शुरू करते हैं इस सभ्यता के दो सबसे बड़े और सबसे अहम शहरों से, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये दोनों ही आज के पाकिस्तान में हैं और इन्हें ही सिंधु घाटी सभ्यता की नींव माना जाता है। सबसे पहले हड़प्पा। ये रावी नदी के किनारे है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। क्योंकि ये खोजा गया सबसे पहला स्थल था, इसी के नाम पर पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ से जो सबसे जरूरी सबूत मिले हैं उनमें एक बहुत बड़ा अन्नागार है, यानी अनाज रखने की जगह, एक R37 नाम का कब्रिस्तान और एक खास मुहर जिस पर एक पौधे को गर्भ से निकलते हुए दिखाया गया है। अच्छा, तो इन चीजों के मिलने का मतलब क्या है? देखिए, जो बड़ा सा अन्नागार मिला वो बताता है कि खेतीबाड़ी बहुत अच्छी थी और अनाज को जमा करने का एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। R37 कब्रिस्तान से उनके अंतिम संस्कार के तरीकों और समाज के बारे में पता चलता है। और वो जो पौधे वाली मोहर है वो इशारा करती है कि शायद वे लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जिसका सिंधी भाषा में मतलब होता है मृतकों का टीला। ये शहर सिंधु नदी के किनारे था और इसकी खोज 1922 में R.D. बनर्जी ने की थी। यहाँ से तो बहुत ही मशहूर चीजें मिली हैं, जैसे कि विशाल स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ, कांसे की बनी नाचती हुई लड़की की मूर्ति, एक पुजारी राजा की मूर्ति और सबसे प्रसिद्ध पशुपति की मुहर। मोहनजोदड़ो से जो सबूत मिले हैं वो वाकई कमाल के हैं। विशाल स्नानागार उनकी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है और शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था। कांसे की डांसिंग गर्ल दिखाती है कि वो लोग धातु की ढलाई में कितने माहिर थे। और पशुपति मोहर पर जो देवता बने हैं उन्हें भगवान शिव का शुरुआती रूप माना जाता है। और हाँ, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं और भारत में गुजरात की तरफ चलते हैं। गुजरात उस समय समुद्री व्यापार और खास तरह की कारीगरी का एक बहुत बड़ा सेंटर था। गुजरात में एक जगह है लोथल, भोगवा नदी के पास। ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह शहर था जिसकी खोज S.R. राव ने की। यहाँ मिला विशाल डॉकयार्ड, यानी जहाँ जहाज आकर रुकते थे। इस बात का पक्का सबूत है कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के इलाकों तक फैला था। इसके अलावा यहाँ से मनके बनाने की फैक्ट्री, हाथी दांत का बना एक स्केल और एक युगल समाधि भी मिली है। गुजरात में ही एक और शानदार जगह है, धौलावीरा। इसकी सबसे खास बात है इसका शहर नियोजन, जिसकी खोज J.P. जोशी ने की। बाकी शहर जहां 2 हिस्सों में बटे थे, वहीं धौलावीरा 3 हिस्सों में बटा था। और यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो लाजवाब था। बारिश के पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े तालाब बनाए गए थे जो आज भी हैरान करते हैं। अब एक और स्थल है गुजरात में, सुरकोटड़ा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। ये इस बात का एक बड़ा सबूत माना जाता है कि शायद हड़प्पा के लोग घोड़े के बारे में जानते थे। हालांकि इस बात पर इतिहासकारों में आज भी बहस होती है, पर परीक्षा के लिए ये जरूरी है कि घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य सुरकोटड़ा से मिला है। चलिए अब थोड़ा उत्तर भारत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हमें उनकी खेती और रीति रिवाजों के बारे में क्या पता चलता है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के कालीबंगा की। ये घग्गर नदी के किनारे है और इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। यहाँ से दुनिया का सबसे पहला जूता हुआ खेत मिला है, सोचिए। साथ ही अग्निकुंड भी मिले हैं।
फिर है हरियाणा का राखीगढ़ी, जिसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की। यह भारत में मौजूद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। पंजाब में रोपड़ नाम की जगह है, सतलज नदी के पास। यहाँ एक बहुत ही अलग चीज देखने को मिली। एक कब्र में इंसान के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था। दूसरी तरफ हरियाणा के बनावली में गोलाकार मकान मिले हैं और अनाज जमा करने के भंडार भी। ये दोनों जगहें उस इलाके की अपनी खासियत को दिखाती हैं। अच्छा, ये सभ्यता कहाँ तक फैली थी? इसका सबसे पूर्वी छोर था उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे है, और एक और अनोखी जगह है चन्हूदड़ो, जो पाकिस्तान में है। ये एक औद्योगिक केंद्र था, लेकिन ये इकलौता ऐसा बड़ा शहर है जहाँ कोई किला या दुर्ग नहीं मिला। यहाँ से भी मिट्टी के हल के सबूत मिले हैं। ठीक है, तो हमने काफी सारे स्थल देख लिए। अब आते हैं उस हिस्से पर जो परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए फटाफट कुछ खास तथ्यों को दोहरा लेते हैं जिन्हें याद रखना ही रखना है। ये जानना दिलचस्प है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक 1000 से भी ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर तो भारत में ही हैं, पर कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी हैं। अफगानिस्तान के 2 मशहूर स्थल हैं, शौर्तुगाई और मुंडीगाक। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, तो इसे ध्यान से समझिए। अगर पूछा जाए कि पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो जवाब होगा मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर सवाल हो कि भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो जवाब होगा राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। अगर सवाल आए कि सबसे अच्छी शहर योजना यानी अर्बन प्लानिंग कहाँ की थी, तो जवाब है मोहनजोदड़ो। वहाँ की सीधी सड़कें, बढ़िया नाली व्यवस्था और शहर का साफ सुथरा बंटवारा इसे सबसे बेहतर बनाता है। और हाँ, अगर पूछा जाए कि पानी का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट यानी वाटर मैनेजमेंट कहाँ था, तो वो था धौलावीरा में। उनके बड़े बड़े जलाशय और नहरें दिखाती हैं कि वो पानी बचाने में कितने आगे थे। चलिए एक बार फिर से जल्दी जल्दी इन जोड़ियों को याद कर लेते हैं। ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जुते हुए खेत कालीबंगा, घोड़े की हड्डियां सुरकोटड़ा, बंदरगाह या डॉकयार्ड लोथल, बिना किले वाला शहर चन्हूदड़ो और नाचती हुई लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो। नमस्कार दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझा। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम उत्पत्ति और खोज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सिंधु घाटी की खोज के बाद सबसे पहले जो नामकरण किया गया था वो जॉन मार्शल के द्वारा ही किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार किस नदी के किनारे पाया जाता है? सिंधु नदी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कहां हुई थी? तो सबसे पहले हड़प्पा, इसके बाद मोहनजोदड़ो। पशुपति शिव की मोहर किस स्थल से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। लोथल स्थल को विशेष क्या बनाता है? तो वहां से प्राप्त डॉकयार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। कुछ समय पहले तक हड़प्पा था, लेकिन राखीगढ़ी में कुछ साइडें नई मिल गई हैं, जिस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा स्थल कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है। सही आंसर है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम नगर नियोजन और वास्तुकला से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित। ग्रिड प्रणाली पर आधारित। सिंधु घाटी सभ्यता के घर सामान्यतः कैसे थे? तो इनके घर पकी हुई ईंटों से बने होते थे। घर के बीच में आंगन और कुएं भी होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है? तो विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में महान अन्नागार कहाँ मिला? तो महान अन्नागार भी हमें मोहनजोदड़ो में मिला। एक पॉइंट याद रखना है कि हमें अन्नागार हड़प्पा से भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं। हड़प्पा में जो अन्नागार मिले हैं उनकी संख्या 6 है, लेकिन साइज छोटी है।
मोहनजोदड़ो में एक ही अन्नागार मिला है जो इसकी साइज बहुत बड़ी है, जिसे कि हम विशाल अन्नागार कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने जल निकासी व्यवस्था कैसी बनाई थी? तो इनकी जो जल निकासी व्यवस्था थी वो अत्यंत विकसित थी और जो नालियां होती थी वो ढकी हुई होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल संचय के लिए किसका उपयोग करते थे? तो यह अपने घरों में कुओं और टैंकों का निर्माण करते थे। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा निर्माण नगर प्रशासन का प्रतीक माना गया है? तो नगर प्रशासन का प्रतीक माना गया है विशाल स्नानागार। मतलब विशाल स्नानागार का बनना यह दिखाता है कि उस समय कोई एक पावर थी जो कि पूरे नगर को रेगुलेट कर रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी थी? तो सिंधु घाटी की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो में ग्रेट पाथ की दीवारें किसकी बनी होती थी? तो पकी हुई ईंटों की बनी होती। किस स्थल पर चारों ओर दीवारों से घिरा हड़प्पाई नगर मिला है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कालीबंगन सही आंसर होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो दीवारें थी ये दो जगह पे मिली हैं। एक तो मिली है आपकी कालीबंगन और दूसरा मिली है धौलावीरा। कालीबंगन में क्या है कि जो नगर हमारा दो हिस्सों में विभाजित था, तो दोनों हिस्सों के चारों ओर अलग अलग ये दीवारें मिली हैं। और जो धौलावीरा है ये तीन हिस्सों में नगर विभाजित था, तो इसके चारों ओर एक रक्षा प्राचीर मिली है। मतलब हमें जो दीवारें मिली हैं वो धौलावीरा के चारों ओर भी मिली हैं और कालीबंगन के चारों ओर मिली हैं। अंतर क्या है? जो धौलावीरा के चारों ओर जो दीवारें हैं वो रक्षा के लिए बनाई गई थी, यानी कि इनको रक्षा प्राचीर कह सकते थे। और जो कालीबंगन के में जो दीवारें हैं वो इन नगर के दोनों हिस्सों को विभाजित करने के लिए बनाई गई थी। इसके साथ साथ हमें कुछ पॉइंट और याद रखने हैं, जैसे कि कालीबंगन से हमें जोते हुए खेत भी मिले हैं। अब हम धर्म, संस्कृति और समाज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो यह पशुपति शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा। सिंधु घाटी के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? तो इनका जो सबसे पवित्र पशु था वो एक सींग वाला पशु, यानी कि जिसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य धर्म किस पर आधारित था? तो इनका जो मुख्य धर्म था वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं बल्कि प्रकृति पूजा पर आधारित था। सिंधु सभ्यता में मृतकों को किस प्रकार से दफनाया जाता था? तो इनका एकल दफन होता था। यहां पे हमें दो बातें याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोगों के अंतिम संस्कार की प्रणाली है वो दो प्रकार की प्रचलित थी। एक तो दफनाया जाता था और दूसरा जलाया जाता था, लेकिन जो ज्यादा प्रचलन में थी वो दफनाने की प्रक्रिया थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के कपड़े मुख्यतः किससे बने होते थे? कपास के बने होते थे। सिंधु सभ्यता की महिला मूर्तियां मुख्यतः किसे दर्शाती हैं? तो ये मातृ देवी यानी कि मदर गॉडेस को दर्शाती हैं। सिंधु घाटी की कला में मुख्यतः कौन सी सामग्री का प्रयोग किया गया है? तो सिंधु घाटी की कला में मुख्यतः टेराकोटा का प्रयोग किया गया है। टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी। नृकृति की कांस्य मूर्ति किस स्थल से मिली है? तो यह हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट, पुरोहित राजा की मूर्ति किससे बनी है? तो जो पुरोहित राजा की मूर्ति है ये बनी थी स्टेटाइट यानी कि सॉपस्टोन से। अब यहाँ पे अभी दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक तो स्टेटाइट और दूसरा टेराकोटा। टेराकोटा, इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो, टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? पकी हुई मिट्टी। पकी हुई मिट्टी। जबकि स्टेटाइट का मतलब होता है सॉफ्ट स्टोन यानी कि मुलायम पत्थर। अब दोनों से जो मोहरें या मूर्तियां या खिलौने बनाने की कला थी वो अलग अलग तरीके से थी। टेराकोटा से जो मोहरें या खिलौने या मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी वो कैसे बनाई जाती थी? इसमें क्या होता था कि सबसे पहले एक सांचे में मिट्टी को भर दिया जाता था और उसको पकाया जाता था और उसी से फिर खिलौने, बड़ी मूर्तियां या बर्तन बनाए जाते थे। और स्टेटाइट यानी कि मुलायम पत्थर में क्या होता था? ये पत्थर को ही तराशना तो समझते हैं ना, पत्थर को ही तराश कर उससे मोहरें, छोटी मूर्तियां, ताबीज बनाई जाती। स्टेटाइट से छोटी मूर्तियां और टेराकोटा से बड़ी मूर्तियां। मोहरें जो मुख्यतः स्टेटाइट से ही बनाई जाती थी, लेकिन कुछ मोहरें टेराकोटा से भी बनाई जाती थी, तो हम याद रखेंगे। कांसा और कुछ तांबे से भी औजार बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था।
सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए किस प्रणाली का उपयोग करते थे? तो यह वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे कि हम बार्टर बार्टर प्रणाली कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्तु के निर्यात का प्रमाण मिला है? तो यहां से कपास के निर्यात के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे कपास पर्याप्त मात्रा में होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास को किस नाम से जानते थे? तो इसको सिंडन कहते थे, सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता में मापन की इकाई क्या थी? तो इनकी जो मापन की इकाई थी वो इंच के समान ही थी। यहां से हम थोड़ा 2-4 पॉइंट याद रखेंगे कि इनकी जो मापन प्रणाली थी, भार को मापने की या किसी लंबाई चौड़ाई को जो मेजरमेंट करने की, वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। और जो मेजरमेंट के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, स्केल बनाते थे, ये हाथी दांतों के बनाते थे। इसके साथ साथ जो वेट को मापने के लिए जो बांट होते थे इनके, वह पत्थर के घनाकार होते थे और 16 के गुणज में होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध था। लोथल के डॉकयार्ड से यह स्पष्ट होता है कि वे समुद्री व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किन देशों से व्यापार करते थे? तो यह मेसोपोटामिया मतलब इराक और फारस मतलब ईरान से व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग करते थे? तो इस समय में कोई भी मुद्रा नहीं चलती थी, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। अब हम प्रमुख स्थल और साक्ष्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। मोहनजोदड़ो किस राज्य में स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में है। कालीबंगन किस राज्य में है? तो कालीबंगन राजस्थान में है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। राखीगढ़ी किस राज्य में है? तो राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल। चौंदड़ो स्थल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चौंदड़ो एक औद्योगिक नगर था। यहाँ पे किसी भी प्रकार के दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, और यहाँ पे औद्योगिक नगर होने के कारण यहाँ पे मुख्य रूप से मोहरों का, खिलौनों का और जो मोती या मनके के निर्माण का काम होता था, यानी कि खिलौने निर्माण के लिए। कालीबंगा में क्या साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से मिला है हमें अग्निकुंड। कालीबंगा से हमें क्या मिला है? अग्निकुंड। धौलावीरा से कौन सा विशिष्ट निर्माण मिला है? धौलावीरा अपने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फेमस था, यानी कि जल संग्रहण प्रणाली। हड़प्पा से कौन सी प्रमुख साक्ष्य मिला है? हड़प्पा से हमें अन्नागार मिले हैं 6। लोथल के साक्ष्य क्या दर्शाते हैं? समुद्री व्यापार। मोहनजोदड़ो से पशुपति मोहर किस रूप में मिली है? तो पशुपति मोहर ये मिट्टी की बनी थी, मुलायम मिट्टी की, जिसे हम स्टेटाइट या सॉप स्टोन बोलते हैं, और उसी मोहर के ऊपर पशुपति की प्रतिमा बनी हुई थी। धौलावीरा से कौन सा शिलालेख साक्ष्य मिला है? तो धौलावीरा से एक हमें मिट्टी की पट्टिका मिली है, और उस पट्टिका पर 10 प्रतीक चिन्ह मिले हुए हैं, यानी कि पत्थर पर खुदी हुई प्रतीक चिन्ह। चौंदड़ो से किस वस्तु का निर्माण केंद्र है? तो अभी बताया था कि चौंदड़ो एक औद्योगिक नगर था, जहां से हमें बहुत सारी चीजें, खिलौनों के भी साक्ष्य मिले हैं, सील निर्माण के भी साक्ष्य मिले हैं, मन के बनाने के कारखाने भी मिले हैं, लेकिन सर्वाधिक सील निर्माण कालीबंगा में किस वस्तु का उपयोग के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत मतलब बैलों की हल रेखाएं मिली हैं। राखीगढ़ी से कौन सा विशिष्ट अवशेष मिला है? तो राखीगढ़ी से महिला कंकाल के साथ शंखों का हार मिला है, महिला कंकाल के साथ शंखों का हार। हड़प्पा से किस प्रकार के मकान मिले हैं? तो पकी हुई मिट्टी के मकान थे, और जो मकान थे वो 2 मंजिला थे। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ किस सामग्री से बना था? तो यह पक्की ईंटों से बना था, और इसके ऊपर बिटुमिन की परत चढ़ाई गई थी। अब हम लिपि, भाषा और पतन के कारण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, इस प्रकार से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का क्या नाम था? तो चित्रलिपि, यानी कि पिक्टोग्राफिक, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने भावों को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करते थे, इसलिए इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। सिंधु घाटी में कितने प्रतीक चिन्ह मिले हैं? तो इनके जो लिपि से संबंधित चिन्ह मिले हैं उनकी संख्या 400 से 450 के बीच में है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार की भाषा बोलते थे?
तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, वह ज्यादातर द्रविड़ सभ्यता से संबंधित भाषाएं जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि के प्रतीक चिन्हों से मिलती जुलती हैं। इस वजह से ऐसा माना गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो द्रविड़ थे और उनकी जो भाषा थी वो प्राचीन द्रविड़ भाषाएं जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि कोई हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में लेखन का प्रयोग कहाँ पाया गया? तो सिंधु सभ्यता में इनका लेखन का मतलब है कि इनके प्रतीक चिन्ह कहाँ कहाँ मिले हैं। तो प्रतीक चिन्ह मोहरों पर भी मिले हैं और मिट्टी के बर्तनों पर भी मिले हैं। इसके अलावा जिनके आभूषण थे वहां पे भी मिले हैं, लेकिन इसका सही आंसर है मोहरों पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रतीक चिन्ह मिले हैं वो मोहरों पर ही मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सिंधु सभ्यता के पतन का कारण नहीं है? तो औद्योगिक क्रांति इनके पतन का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सिंधु सभ्यता के पतन से जुड़ा हुआ है? तो जो सर्वाधिक मान्य कारण है वो है नदी के मार्ग में परिवर्तन। किस नदी के सूख जाने के कारण हड़प्पाई नगर उजड़ गए? तो सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में कौन सी धारणा सर्वाधिक स्वीकार है? पर्यावरणीय परिवर्तन सिद्धांत। किस विद्वान ने आर्य आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मतलब किसने माना है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है? तो मॉर्टिमर व्हीलर, जो कि ब्रिटेन के पुरातत्ववेत्ता हैं। कौन सा तर्क हड़प्पा सभ्यता के धीरे धीरे पतन को दर्शाता है? देखो चारों ऑप्शन में यही दिया है, क्रमशः परित्याग, नगरों का क्रमशः परित्याग